हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की योग संक्रिया, सबट्रैक्ट संक्रिया, गुणन संक्रिया पर आधारित कुछ मेथड पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स में पहला हमारा पॉइंट होगा आज योग संक्रिया। योग संक्रिया, एडिशन, ऑपरेशन। योग संक्रिया किस पर बात करेंगे हम? मैट्रिक्स में। तो यहां पर मैं इसकी हेडिंग ऐसे भी हो सकती है, अवयवों का योग। अवयवों का योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का योग कैसे किया जाता है? अब देखो, योग करने के लिए देखो, इधर आपके पास जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स हमेशा 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, कितने भी मैट्रिक्स, कम से कम हमारे पास योग करने के लिए 2 मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब मैट्रिक्स का योग कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स का योग करने से पहले ये देखो कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो बराबर है या नहीं है। उनके जो क्रमिक उनका जो क्रम है वो बराबर होना चाहिए। जैसे मालूम है कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास, सपोज दैट ए बराबर 2 3 4 5 6 4, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है। बोले कितने? 2 गुना 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक है। और एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने बी, ठीक है, वो है -1 3 -2 5 0 और 4, इस प्रकार से। ये भी 2 गुना 3 ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब योग का मतलब इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाता है? इनको लिख देता हूं a प्लस बी, प्लस का निशान लगा देते हैं, योग संक्रिया हो गई यहां पर। अब देखो इधर, योग तभी होगा जब उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि यहाँ पर 2 गुना 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स भी 2 गुना 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखें, तब ये दोनों मैट्रिक्स योग हो जाएगी। और कैसे योग होती है? अब एक चीज का ध्यान रखना, योग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना आपको कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट ये कौन सा है? A11। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ये कौन सा है? B1। मतलब संगत एलिमेंट के साथ जाके जुड़ेगा। तो इस एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा देन इंप्लाइज 2 प्लस माइनस का 1 जुड़ेगा इसमें, ये एलिमेंट इसमें जुड़ गया। फिर दूसरा ये कौन सा होगा? A12 मतलब फर्तम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका भी फर्तम पंक्ति दूसरा स्तंभ, फर्तम पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 3 प्लस 3, ये कौन सा है? ये A13 फर्तम पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका भी फर्तम पंक्ति तीसरा स्तंभ। दोनों संगत एलिमेंट है, वो जाके जोड़ेंगे आपस में, 4 में जोड़ देंगे। 4 प्लस माइनस का 2। फिर दूसरा ये दूसरी पंक्ति, ये हो जाएगा A21, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? B21। दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5। ठीक है। ये हो जाएगा A22, ये वाली पोजीशन है B22। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। 6 प्लस 0, ये कौन सा है? A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, B23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 प्लस 4। अब इसको हल कर, 1 6 2 10 6 8। बोलो कौन से क्रम की मैट्रिक्स बनी? जो क्रम था पहले उसी क्रम की ये मैट्रिक्स बनी है, 2 गुना 3। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। अब इसी में एक दूसरी बात मैं बता दूं आपको। अब यहां पर योग संख्या होगी पहला, दूसरा हो जाएगा व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया, अवयवों का व्यवकलन।
या घटाव लिखो कुछ भी। व्यवकलन संक्रिया मतलब घटाना, मैं एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाना। तो यही एग्जांपल ले लेता हूं, और अब की बार निशान क्या लगेगा, ऋणात्मक। जहां जहां मैंने प्लस लगाया वहां ऋणात्मक। वही प्रोसेस, संगत एलिमेंट में से दूसरे मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट ही घटेगा। तो 2 में से -1 घटेगा, तो ये लो माइनस लगा दिया। 2 में से -1 को घटा दिया, 3 में से 3 को घटा दिया, संगत एलिमेंट में से घटे। 4 में से -2 को घटा, ये लो घटा दिया, ये लो घटा दिया, ये लो घटा दिया, इस प्रकार से। समझ रहे हैं? अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन इंप्लाइज a माइनस बी बराबर क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 में से -1 को घटाया तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 को घटाएगा कितना बचेगा 0, 2 में से -2 को घटाएंगे कितना बचेगा बताओ 6, 5 में से 5 को घटाया कितना बचेगा 0, 6 में से 0 घटाया कितना बचेगा 6, और 4 में से 4 घटाया कितना बचेगा 0। तो घटाव में भी जब 2 मैट्रिक्स है और दोनों समान ऑर्डर की है तो वो जोड़ी जा सकती है, 2 मैट्रिक्स है समान ऑर्डर की तो घटाई जा सकती है, और जो इनके जोड़ने जो घटाने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वह उसी क्रम की होगी, 2 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था, पहला था आपका योग संक्रिया, दूसरा आ गया सबस्ट्रैक्ट। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, अब है तीसरी है गुणन संक्रिया। मैट्रिक्स पे गुणन संक्रिया। देखो गुणन संक्रिया कैसे की जाती है और कब संभव है गुणा, जब 2 मैट्रिक्स दी गई है उनको गुणा करते हैं तो वो कब संभव होती है वो गुणन आपस में गुणा हो जाए। देखो इधर, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर AIJ और उसका ऑर्डर दे रखा है P गुणा M। ठीक है, या इसको लिख दो हाँ P गुणा M। दूसरी मैट्रिक्स है B, BIJ और इसका क्रम है M गुणा M। एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है P गुणा M, एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है M गुणा N। मतलब P पंक्ति M स्तंभ की है और यहां पर N पंक्ति N स्तंभ की एक मैट्रिक्स है। अब यहां पर देखो ये दोनों मैट्रिक्स गुणा कब होगी, यदि ये A गुणा B कब संभव होगा, तो इसमें ध्यान रखना जो फर्तम पद में लिखते हैं, ये फर्तम पद है, ये इसका उत्तर पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। जो फर्तम स्थिति पर जो मैट्रिक्स लिखते हैं उस मैट्रिक्स का तो आपका उस मैट्रिक्स की पंक्ति स्तंभ, उस मैट्रिक्स की क्या हो जाए स्तंभ, और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी गई है उस मैट्रिक्स की पंक्ति है। यदि दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर हैं तो A गुणा B संभव है। ठीक है ना, तब A गुणा B संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि A गुणा B कब संभव होगा, जब मैट्रिक्स A का स्तंभ मैट्रिक्स B की पंक्ति के क्या हो बराबर। ठीक है, अब इसी को मैं रिवर्स कर दूं, B गुणा A कब संभव होगा, जब मैट्रिक्स B का स्तंभ बराबर होगा मैट्रिक्स A की पंक्ति, तब ये B क्रॉस A संभव होगा, और ये A का स्तंभ B की पंक्ति के बराबर, तब ये संभव होगा। यदि ऐसा है तब ये एक दूसरे से गुणा हो जाएगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। ठीक है, अब यदि ये संभव है तो ये संभव है क्योंकि मैट्रिक्स A का स्तंभ देखो M है और मैट्रिक्स B की जो पंक्ति है वो M है, दोनों बराबर है, तो इसके गुणा होने के बाद में
जो मैट्रिक्स बनेगी, इनके गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा, वो क्रम जो बच गया ना बाकी पद, यहाँ पर p बचा, यहाँ पर n बचा, तो उसका क्रम होगा p गुणा n क्रम का वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। समझ में आ गया? यदि गुणा है, गुणा संभव है, इस बात को फॉलो कर लिया जो मैंने बताया ना, तो वो जो मैट्रिक्स है वो आपस में गुणा हो जाएगी और इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उसका जो क्रम होगा वो p गुणा n क्रम होगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, उनको गुणा करना सीख रहे हैं। एक मैट्रिक्स है ए, 2 3 0 4 0 1। ठीक है, ये कौन सा क्रम है? ये 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स लेता हूं, बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। बी मैट्रिक्स आपकी जैसे मैं ले लेता हूं मैं 3 गुणा 1 की ले लूँगा, इसके बाद 3 पंक्ति, तो 3 पंक्ति लो, इसमें 3 पंक्ति मतलब 1 2 3, 3 गुणा 1, इस प्रकार से मैंने मैट्रिक्स ली। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या ले ली? मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स गुणा होगी या नहीं होगी वो हम देखते हैं। तो मैं ए क्रॉस बी को परिभाषित करवाना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी क्या संभव है? ए क्रॉस बी। अब आप देखेंगे एक ही पंक्ति, देखो ए का स्तंभ, ए का स्तंभ कितना है? 3 बराबर है बी की पंक्ति, देखो बराबर है पंक्ति। ठीक है, ए का स्तंभ है, ए का स्तंभ बराबर बी की पंक्ति। तो ए क्रॉस बी संभव है यहां से, और जो क्रम बनेगा इसका, वो क्रम बनेगा, ये दोनों बराबर हो गए, तो अब जो इनके क्रॉस होने के बाद में जो क्रम बनेगा मैट्रिक्स का, वो कौन सा बनेगा? 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 क्रम का यहाँ पर क्या बनेगा? आपका मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं, और गुणा कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब वो गुणा करने का तरीका क्या है? फर्तम पंक्ति गुणा होगी इसके फर्तम स्तंभ से, फर्तम पंक्ति गुणा होगी फर्तम स्तंभ से। ठीक है, किस प्रकार गुणा होगी? 2 गुणा होगा 1 से, तो लिखो 2 गुणा 1, फिर प्लस 3 गुणा होगा 2 से, देखो 3 गुणा होगा 2 से, तो 3 गुणा 2, प्लस 0 गुणा होगा 3 से, तो 0 गुणा 3, ये इससे गुणा होगा, तो ये फर्तम एलिमेंट होगा। ठीक है, अब आगे कोई इधर है नहीं पंक्ति स्तंभ जो, फिर दूसरी आएगी, इससे गुणा की दूसरी नीचे है ना, इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखी जाएगी, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से गुणा होगा, ऐसे इस प्रकार से, इधर से ऐसे एलिमेंट चलेंगे और इधर से ऐसे एलिमेंट चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो 4 का गुणा होगा 1 से, 4 गुणा 1, प्लस 0 गुणा 2, प्लस 1 गुणा 3। अब देखो इसको हल कर लो, 2 को 1 से गुणा करो, 2 + 6 + 0, 4 + 0 + 3, और ये कितना हो गया? 8 7। देख लो, 2 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 गुणा 1 क्रम का बना, और ये बताया था मैंने 2 गुणा 1 क्रम का ही क्या बनेगी? मैट्रिक्स में। तो ये थी गुणन मैट्रिक्स में। अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 2 4 0 3, 2 गुणा 2 क्रम की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक दूसरी है बी बराबर 1 3 5 2, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ये है आपका C1 C2
ठीक है। और ये है आपका R1 R2, ठीक है। इसके कॉलम हो गए, इसके स्तंभ हो गए। अब देखो A गुना A क्रॉस B संभव है नहीं है, तो मैट्रिक्स A के कॉलम और मैट्रिक्स B का स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स A का कॉलम और B की रो, इसका तो हो जाएगा कॉलम और इसकी हो जाएगी पंक्ति। रो इसका हो जाएगा कॉलम और इसकी पंक्ति दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर है, देखो इसका तो कॉलम वो बराबर है इसके, ये दोनों बराबर है, तो ये मैट्रिक्स A क्रॉस B लिखी जा सकती है, ठीक है। अब A क्रॉस B हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फर्तम रो को, फर्तम कॉलम को, फर्तम रो को फर्तम कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो C1 मल्टीप्लाई R1, C1 मल्टीप्लाई R1 टोटल से, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये पहला इससे मल्टीप्लाई हो गया इस प्रकार से, ठीक है, फर्तम एलिमेंट हो गया। फिर ये पहला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका C1 R2, ये दूसरा एलिमेंट हो गया इसके लिए। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई ऐसा 2 1 से गुणा होगा प्लस 4 5 से गुणा होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। फिर 2 3 से गुणा होगा प्लस 4 2 से गुणा होगा, दोनों जुड़ के यहाँ लिखे जाएंगे। फिर C2 R1 दूसरी पंक्ति फर्तम स्तंभ से गुणा करके उनका योग करके यहाँ लिखना, संगत एलिमेंट को गुणा करके योग कर देना और यहाँ लिख देना C2 R2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपस में गुणा होगी, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, दैन इम्प्लाइज, तो C1 R1 से गुणा होगा, तो 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 5, इसका काम हो गया। फिर 2 C1 R2 ये प्रथम पंक्ति दूसरी स्तंभ से गुणा तो हो, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 2, ठीक है। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, इसका काम हो गया। फिर दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो होगा 0 × 1 प्लस 3 × 5, फिर हो जाएगा 0 × 3 प्लस 3 × 2। अब इनको जोड़ करके लिख दो, 2 को 1 से गुणा करो, 2 प्लस 20 6 प्लस 8 0 प्लस 15 0 प्लस 6, लास्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा 22 14 15 6। और कौन सा क्रम बनेगा, देखो ये इसके बराबर हो गया, जो बच गया वो उसका क्रम बनेगा, ये इसके साथ इसका क्रम बनेगा। ये कितना बनेगा 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स बराबर। इस प्रकार से हम कितने भी क्रम, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उनको आपस में गुणा कर सकते हैं। गुणा कब हो सकता है, जब वो गुणा करने अनुकूल, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स पर कुछ मोस्ट तथ्य, गुणन मैट्रिक्स के कुछ मोस्ट तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे एक मैट्रिक्स है A बराबर AIJ, ठीक है, ये है मान लो P गुणा N, और दूसरी मैट्रिक्स है B बराबर BIJ, और इसका क्रम है N गुणा N। ये एक ऐसा क्रम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AB मैट्रिक्स परिभाषित कब होगी, परिभाषित है, क्यों है, क्योंकि इसका पंक्ति और इसका तो स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, परिभाषित है। क्यों, क्योंकि
ए का स्तंभ बराबर है बी की पंक्ति। ठीक है, मुख्य की बात करूं। दूसरा है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इस तथ्य से क्यों पॉसिबल नहीं है? बी क्रॉस ए, अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी क्रॉस ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी की, अब यहाँ पर होना क्या चाहिए? बी का स्तंभ नॉट इक्वल टू ए की पंक्ति। क्यों? बी का स्तंभ कितना है? एन, वो नॉट इक्वल टू बी, दोनों बराबर नहीं, इसलिए वो बी क्रॉस में परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें हैं उन पर गौर करना। छोटी छोटी बातें क्या है कि जब ए बी डिफाइन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बी ए डिफाइन होने पर दोनों बराबर, इसका भी ध्यान रखना। जब ए बी डिफाइन हो रहा है और बी ए भी डिफाइन हो रहा है तो वो आवश्यक नहीं है कि वो दोनों बराबर ही हो। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये था गुणन मैट्रिक्स पे। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स योग के कुछ गुणधर्म है। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, आव्यूह है योग के गुणधर्म। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना, तो आव्यूह है योग के गुणधर्म। आव्यूह में जो योग संक्रिया होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। अब पहला आपका नियम है क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता में देखो, जब आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स आपकी ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी बराबर बी आई जे एम गुणा एन, दोनों समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है नहीं करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा कि a प्लस बी को जोड़ो, वो बराबर रहेगा b प्लस ए को जोड़ो। देन कैसे होगा? वो होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, और उनका क्रम क्या होगा? वही उसी ऑर्डर का उसका क्रम। ठीक है, और ये बराबर, ये पहले ये लिख लो बी आई जे प्लस ए आई जे एम उसी क्रम का। तो ध्यान में रखना, जब दो मैट्रिक्स समान ऑर्डर की है तो योग संक्रिया में वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैट्रिक्स है ए बराबर, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है बी बराबर 0 3 6 7, 2x2 ऑर्डर की है, समान ऑर्डर की है। तब मैं पहले ए प्लस बी निकालता हूँ, इसका ए प्लस बी निकालो, संगत एलिमेंट के साथ जुड़ेगा कि 2 जुड़ेगा 0 में तो 2 आ जाएगा, 3 जुड़ेगा 3 में 6 आ जाएगा, 4 जुड़ेगा 6 में 10 आ जाएगा, 5 जुड़ेगा 7 में 12 आ जाएगा, और 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरा है मैं बी प्लस ए बराबर, अब संगत एलिमेंट पहले बी का एलिमेंट 0 में जोड़ो 2 तो 2 आएगा, 3 में जोड़ो 3 6 आएगा, संगत एलिमेंट जुड़ते जाएंगे, 6 में जोड़ो 4 10 हो जाएगा, और 7 में जोड़ो 5 12 हो जाएगा। ये तो दोनों देखो बराबर मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब योग संक्रिया में आव्यूह का योग, मैट्रिक्स का योग संक्रिया में क्रमी मीनता नियम का पालन करता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साहचर्यता। योग संक्रिया के लिए गुणधर्म बता रहा हूँ, और इसका अगला टॉपिक है साहचर्यता, एसोसिएटिव।
साहचर्यता, साहचर्यता या गुणधर्म बोलो एक ही बात है, साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ। अब ध्यान में रखना, योग संक्रिया में, अणुओं के योग संक्रिया में साहचर्यता नियम का भी पालन होता है। क्यों होता है? जैसे आपके पास 3 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, तीनों समान क्रम की है, समान क्रम की मैट्रिक्स है, ठीक है। क्रम समान आएगा, समान क्रम के अवयव है, ठीक है ना। तीनों समान क्रम के क्या है? अवयव है। तब इनमें साहचर्यता नियम लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का योग बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, इनके योग के बराबर। ये होता है साहचर्य नियम, ठीक है। कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के ये मैट्रिक्स जोड़ दो, वो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सेम की सेम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पर, इसके बाद ये मैट्रिक्स ऐड करोगे तो यहाँ से जो दोनों मैट्रिक्स प्राप्त होगी आपकी, वो समान क्रम की और एलिमेंट भी समान होंगे उसके, दोनों समान, दोनों बराबर ही क्रम की और बराबर ही एलिमेंट के क्या होंगे? मैट्रिक्स यहाँ से प्राप्त होगी। ये है आपका साहचर्य नियम। अब इसका थर्ड है तीसरा नियम है इसका आपका तत्समक, तत्समक अवयव। योग संक्रिया का जो अवयवों के योग संक्रिया में, अवयवों के योग संक्रिया में जो तत्समक अवयव होगा वो होगा आपका शून्य, शून्य अवयव। ये फिक्स है। हमने वास्तविक संख्याओं की योग संख्या, जो हमने वास्तविक संख्या पढ़ी ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है? योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य था, हमने छोटी क्लास में पढ़ा, शून्य, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ आगे मैट्रिक्स में जो तत्समक अवयव होगा योग संक्रिया के लिए वो होगा शून्य अवयव, ठीक है। क्यों होगा शून्य अवयव? क्योंकि तत्समक, एक तत्समक शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्समक शब्द का अर्थ ये होता है कि यदि मैं किसी एलिमेंट की बात करूँ या यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करूँ, यदि मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात करूँ तो एक ऐसा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया करेगा योग और वो उसी एलिमेंट को प्राप्त करा देगा। देखो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, यदि उसमें मैं शून्य मैट्रिक्स को जोड़ दूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव का सिंबल मान लो, ठीक है। इसको ओ मान लेते, कैपिटल ओ बराबर होता है शून्य अवयव की, किसी भी क्रम की हो सकती है, वो उस मैट्रिक्स के पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ में कौन से क्रम की मैट्रिक्स अटैच हो रही है योग में। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही शून्य मैट्रिक्स का क्रम लिख लेंगे हम आसानी से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यह है आपका तत्समक अवयव। अब देखो, इसको तत्समक अवयव बोलो या योज्य तत्समक बोलो, एक ही बात है। योज्य तत्समक बोलो, योज्य तत्समक योग के लिए, ठीक है। यहाँ तत्समक अवयव किसके लिए पढ़ रहे हैं? अभियोग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे योज्य तत्समक बोलो या योग बोलो। अब नेक्स्ट है आपका योज्य प्रतिलोम, 4 नंबर। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो जैसे आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा? वो होगा माइनस ए मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यहाँ से योग संख्या की। इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। यदि एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 3 6, ठीक है।
और इसका योज्य में इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो इस प्रकार से होगा -2 -4 -3 -10 की। अब क्यों होगा? क्योंकि इन योज्य प्रतिलोम मान लो बी, ए का योज्य प्रतिलोम मान लो बी है, तो बी है तो हम इसको जांच कैसे करेंगे? इन दोनों को एडिशन करेंगे। एडिशन करने पर मेरे पास क्या प्राप्त होना चाहिए? आइडेंटिटी प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से आप इसका एडिशन करके देखोगे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। योज्य तस्मक मैट्रिक्स यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ए बी जो बी है वो ए का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब 5 नंबर है निरीक्षण नियम। आगे योग गुणधर्म में 5वां रूल है आपका निरीक्षण नियम। निरीक्षण नियम क्या है? कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए, एक नियम है ए प्लस बी, एक मैट्रिक्स ए बी में अटैच हो रही है, वही ए मैट्रिक्स सी में अटैच हो रही है, तो देन इम्प्लाइज यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स इससे कैंसिल होके यहाँ पर बी बराबर सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। कि एक मैट्रिक्स है वो बी में अटैच हो रही है, वही मैट्रिक्स सी में अटैच हो रही है और दोनों का अटैच होने पर वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से एक नियम लिखा हुआ है। तो उसमें ए मैट्रिक्स ए से कैंसिल होने पर क्या बचेगा? बी बराबर सी। ये है आपका वाम निरीक्षण नियम कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा इसी में है कि बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए। यदि इस प्रकार से ये नियम लिखा गया है तो ए से कैंसिल होके बी बराबर क्या बचेगा? सी। इसको बोलते हैं दक्षिण निरीक्षण नियम। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से इनको हम, ये है आपके आव्यूह गुणधर्म के नियम। ठीक है।